आइए बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली ये पढ़ा था जो कि रिचर्ड भाई ने हमें ये बताया था कि सरकार के 3 मेन फंक्शन है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो हमने एक ही फंक्शन बस पढ़ा था बेसिकली एलोकेशन वाला सरकार का, ठीक है ना। तो आज बेसिकली हमें इसके आगे से जो दूसरा मेन फंक्शन है वो शुरू करना है। तो आप मेन हेडिंग नंबर .4 दे सकते हो और इसकी हेडिंग का नाम बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। जो दूसरा मेन फंक्शन है सरकार का उसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या मतलब है? बेसिक मतलब सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कर रही है किस चीज़ का करती है? इनकम का करती है, बिल्कुल सही। और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार क्या करती है ऐसा? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे मान लो मैं क्लास में चॉकलेट लाया, एक बच्चे को मैंने 25 चॉकलेट दे दी और बाकियों को सिर्फ आधी आधी चॉकलेट दी, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई। तो अमीर के पास बहुत सारे आ गया, गरीब के पास बहुत कम रह गया। तो अब सरकार भी यही सोचती है कि मुझे क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए सरकार अमीरों से लेने का सोचती है और गरीबों को देने का सोचती है, ताकि जो इनकम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस पूरे फंक्शन को रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, है ना। तो लिखते हैं इसमें बहुत सारी बातें। तो आप पहली बिंदी डाल के लिखना, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज। अब जो भी हम पॉइंट्स लिखेंगे वो सब बेसिकली एग्जाम में हर पॉइंट एक नंबर का क्वेश्चन ही है बेसिकली। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज के बाद कीवर्ड लिखना है। तो कैसा है हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताओ? तो उसको लेकिन डिजाइनर शब्दों में कहते हैं स्क्यूड, SKEWED, स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब कौन बच्चा बताएगा? स्क्यूड का स्क्यूड जो होता है ये शब्द स्क्यूनेस से निकला है। किससे निकला है? स्क्यूनेस। तो आप शायद ग्रेजुएशन में अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें आता है स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये सब चीज़ें। तो स्क्यूनेस या स्क्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक शीशा वाला झूला बना लो, ठीक है। शीशा वाला झूला समझ गए कौन सा होता है? जो पार्क में लगा होता है, जिसमें दो तरफ बच्चे बैठते हैं और एक दूसरे को ऊपर नीचे करते रहते हैं, है ना। तो अगर आपने एक तरफ बैठा दिया बिग शो को, बिग शो पता है कौन है? मतलब भारी भरकम एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसका वजन मान लो 500 किलो है, और दूसरी तरफ आप बैठ गए जिसका वजन मान लो 60 किलो है। तो क्या होगा झूले का? मतलब झूले का तो जो होगा आपका क्या होगा? समझ गए? तो इसको स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस का मतलब हो गया कि एक दिशा में झुकाव बहुत ज़्यादा होना और एक दिशा में बहुत कम। इसको स्क्यूनेस कहते हैं। तो स्क्यूड का मतलब ये है कि हमारे देश का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही है कि 99% इनकम किसके पास है? रिच के पास। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ 99% ऐसे, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज इनकम किसके पास है? रिच के पास, और पुअर के पास बहुत कम। तो इस चीज़ को कह देंगे स्क्यूनेस। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है? स्क्यूड है। स्क्यूड, तो ये कीवर्ड है, एक नंबर एग्जाम में इस बात का आपको मिलेगा, स्क्यूड। इसके बाद दूसरी बिंदी में लिखना है दिस फंक्शन रिलेट्स टू द बेसिक क्वेश्चन ऑफ के बाद कीवर्ड्स लिखने हैं। तो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, बताओ कौन सी, जो इससे लिंक कर रही है, इस फंक्शन से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम लिंक कर रही है? हाँ, क्योंकि अमीर गरीब की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम की बात हो रही है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। तो ये जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं सरकार का, ये कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए? अमीर के लिए या गरीब के लिए? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीसरी बिंदु, दिस फंक्शन ऑल्सो रिलेट्स टू द मैनर इन विच इफेक्टिव डिमांड ओवर द इकोनॉमिक गुड्स is divided among the various individuals मतलब वही सेम बात को थोड़ा सा घुमा के लिख दिया कि भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का मतलब यही था ना कि किसको कितना मिलेगा। तो यही बात को इसे घुमा के लिख दिया कि मतलब ये फंक्शन इससे भी रिलेट करता है कि जो हमारी इफेक्टिव डिमांड है गुड्स की, वो किन इंडिविजुअल्स को कैसे डिवाइड करेंगे हम, यानी अमीर को कितना और गरीब को कितना देंगे हम। तो ये उसी बात को मतलब कह रहे हैं। तो दिस फंक्शन रिलेट्स टू द मैनर इन विच इफेक्टिव डिमांड ओवर द इकोनॉमिक गुड्स, यानी कि जो गुड्स हम बनाते हैं उसकी जो डिमांड है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में कैसे डिवाइड होगी, यानी अमीर को कितने गुड्स मिलेंगे, गरीब को कितने गुड्स मिलेंगे। तो ये फंक्शन बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस ही शो करता है या प्रॉब्लम से रिलेट करता है। अगली बिंदी में आपको लिखने हैं कीवर्ड्स हैं ये, एक है प्रोग्रेसिव टैक्सेस और दूसरे हैं एंड सब्सिडीज। तो इसको तो आप अलग से बादल ही कर लेना। ये दोनों शब्द, ये दोनों में से कोई भी शब्द अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो आंख मीच के आप ऑप्शन टिक कर देना कि भैया रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में सरकार के बस ये 2 मेन काम है, ठीक है। ये 2 मेन काम है, बताओ 2 मेन काम कैसे हुए ये? प्रोग्रेसिव टैक्सेस का मतलब, हाँ, तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार रिच लोगों पर ये टैक्स लगाती है कि भाई आप जितने अमीर होते रहोगे आपको टैक्स भी उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स कि आपकी प्रोग्रेस जितनी होगी उतना आपको टैक्स देना है। तो अगर आप ज़्यादा अमीर होंगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब है रिच से पैसा लेना। और सब्सिडीज़ का मतलब क्या हो गया? हाँ, पुअर को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, है ना। तो एक तरह से सरकार का काम बहुत ही सिंपल, वो रॉबिन हुड वाला काम है कि अमीरों से लेना और गरीबों को देना।
तो अमीरों से लेने के लिए उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया और उसी पैसे को गरीबों में सब्सिडी के तौर पर बांट दिया। तो दिस होल फंक्शन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब मेन काम ये है सरकार का, समझ आ गया क्या काम है? प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो एक हाथ लेना, दूसरे हाथ देना, अमीरों से लेना, गरीबों को देना, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट एरो मतलब नेक्स्ट बिंदी, दिस फंक्शन एम्स एट, तो वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कुछ बातें कि भाई इस फंक्शन का उद्देश्य क्या है। दिस फंक्शन एम्स एट, तो छोटे छोटे पॉइंट है। ए पहला तो खैर नाम से ही क्लियर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सरकार का उद्देश्य है कि हमें इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरा बी, सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई करनी है, ठीक है ये भी सिंपल। सी, प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम की इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है ताकि अमीर गरीब का भेदभाव थोड़ा कम रहे। डी, प्रोवाइड सिक्योरिटी, गरीबों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, कि भाई बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सके ना गरीबों की। तो इस फंक्शन के ये कुछ उद्देश्य हैं जो सरकार मतलब सोचती है कि हमें पूरे करने हैं। अगली बिंदी, फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं कि भाई सरकार क्या क्या पॉलिसियाँ करती है। तो आपको पता ही है, जैसे ए पहला तो बता ही दिया, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, सरकार अमीरों पर टैक्स लगाती है। बी, और बताओ, हाँ तो मतलब उसको पूरा लिख लेते हैं, फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइजेस टू बीपीएल हाउस होल्ड्स। तो बीपीएल हाउस होल्ड्स का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, ठीक है। तो बीपीएल की फुल फॉर्म लिखने तो लिख लेना, बीपीएल का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। तो मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता, उनको सब्सिडाइज्ड प्राइस पर खाना प्रोवाइड करती है सरकार, सब्सिडाइज्ड प्राइस पर। तो ये मतलब हो गया। उसके बाद सी, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस, कि भाई गरीबों को रोजगार के लिए रिजर्वेशंस की स्कीम भी लेकर आती है सरकार, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशंस। या डी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, कि मान लो आप बेरोजगार हो तो सरकार कहती है ठीक है हर महीने 500 रुपये हम देंगे, है ना। तो अगर आप बेरोजगार हो तो आपको सरकार खुद पैसे देगी कि ये लो 500 रुपये हर महीने, है ना। तो इस तरह की स्कीम्स होती हैं एटसेट्रा। तो बहुत सारे मतलब सरकार की ऐसी तरीके होते हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको ये दिखाएंगे कि सरकार गरीबों के लिए कुछ कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कर रही है, और अमीरों पर टैक्स लगाती है ज़्यादा। तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं इस फंक्शन के, या मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से एम है इस फंक्शन के। इसके बाद अगली बिंदी बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। इसको आप ब्लॉक बना लेना। इस फंक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार्ट लगा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, वो है एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। इस फंक्शन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दो चीज़ों की लड़ाई हो रही होती है। इस फंक्शन में दो चीज़ों की लड़ाई होती है। क्या है वो दो चीज़ें? ये दोनों, जैसे आपका मैच था ना कल की, मुंबई वर्सेस बैंगलोर, राजस्थान। तो मुंबई वर्सेस राजस्थान की तरह ही ऐसी है, यहाँ पर दो चीज़ों की लड़ाई है, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। तो ये क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो एफिशिएंसी का क्या मतलब है, पहले सुनना फिर लिखना। एफिशिएंसी का मतलब है कि जो रिच लोग हैं, है ना, मुकेश अंबानी जैसे लोग, अगर वो अच्छे से काम करेंगे, है ना, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे लेट से, है ना, तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी होगी। मतलब देश में एफिशिएंसी बताओ कौन प्रोवाइड कर सकता है, अमीर या गरीब? अमीर, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। तो एफिशिएंसी कौन प्रोवाइड कर सकता है? अमीर। प्रोडक्शन के सेंस में, देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंस में, है ना। तो अमीर प्रोवाइड कर सकता है फिर भी एक बार को, है ना। इक्विटी जो होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि अमीर गरीब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इक्विटी को ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विटी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, कि गरीब का ध्यान रखना है। तो आप ऐसा समझ लो, एक माँ के दो बेटे हैं, एक अमीर बेटा एक गरीब बेटा। अमीर बेटा एफिशिएंसी देगा, अगर माँ अमीर को प्यार करेगी तो देश में एफिशिएंसी होगी, और अगर माँ गरीब को प्यार करेगी, गरीब बेटे को, तो उससे इक्वालिटी रहेगी, है ना। तो अब ये सबसे बड़ी दुविधा होती है इस फंक्शन में सरकार की कि किस बेटे को प्यार करें, ये मतलब। तो इस फंक्शन में ये जो आपने लिखा है ना, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, इस फंक्शन में एक सबसे बड़ी लड़ाई है जो सरकार को सोचनी पड़ती है कि हमें इन दोनों में से मतलब किसको इंपॉर्टेंस दे, ये मतलब। तो समझ आया, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, कि भाई एफिशिएंसी अमीर लोग देंगे और इक्विटी रखने के लिए गरीबों का अपलिफ्टमेंट करना है। तो अगर सरकार या मम्मी अगर इसको ज़्यादा प्यार करेंगी तो पहला बेटा नाराज, पहले को प्यार करेंगी तो दूसरा वाला नाराज। तो क्या करें मम्मी? दोनों को तो प्यार कर सकती है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उतने रिसोर्स नहीं है, उतना मम्मी के पास टाइम नहीं है दोनों को प्यार करने का। तो लिखते हैं, देखो जो भी है, तो आप इसके नीचे पॉइंट लिखो एरो डाल के कि भाई इसमें मुद्दे की बात क्या है। तो मुद्दे की बात लिखो, ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव्ड थ्रू। अब अगर सरकार को ग्रेटर इक्विटी चाहिए, मतलब पुअर का अपलिफ्टमेंट करना है ना, तो ऐसे सोचो, अगर गरीबों की भलाई करनी है सरकार को, तो उसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा बताओ? उसके लिए सरकार को अमीरों से ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, तभी तो गरीबों को दे पाएंगे। तो लिख लो, ग्रेटर इक्विटी कैन बी अचीव्ड थ्रू हाई टैक्सेस ऑन रिच। यानी दूसरे बेटे को प्यार करने के लिए मम्मी को पहले बेटे को 2 थप्पड़ मारने हैं, ये कंडीशन हो गई कि भाई गरीब की अगर भलाई करनी है तो सरकार को पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस से, है ना। अब जैसे ही अमीर पे ज़्यादा टैक्स लगाया तो बताओ अमीर खुश होगा या नाराज हो जाएगा?
वो तो नाराज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो देखो आगे लिखो कॉमा, बट दिस कुड एक्ट एज, तो इससे देखो क्या होगा, दिस कुड एक्ट एज डिसइंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योरशिप, this could act as disincentive to entrepreneurship and discourage people from making savings and investments, तो देखो, तो अब अगर अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी सरकार तो अमीर लोग नाराज़ हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर वो नाराज़ हुए तो बताओ वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे बिजनेस में या नहीं करेंगे, फिर थोड़ा डिस्करेज करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो यही बात है कि भाई मतलब हाई टैक्सेस लगाने से सरकार अगर अमीरों पर हाई टैक्सेस लगाती है तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा डिसइंसेंटिव मिलता है, यानी कि मतलब लोग एंटरप्रेन्योरशिप थोड़े से उदास हो जाते हैं और इससे वो डिस्करेज भी हो जाते हैं, कहते हैं अब हम नहीं करेंगे सेविंग, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, बाहर में यार ज़्यादा सरकार टैक्स लगा रही है तो हम सिंगापुर जा रहे हैं, है ना, या हम कहीं और काम करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट बेसिकली ये दिखा रहा है कि अगर ज़्यादा इक्विटी करने के लिए सरकार अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है फिर सरकार को, क्योंकि फिर एंटरप्रेन्योर नाराज हो जाएंगे, है ना। और इसी तरह एक और पॉइंट लिखते हैं इसी में सेकंड डाल के, देयरफॉर redistribution measures should be accomplished with minimal efficiency costs, तो इसका मतलब यही है कि भाई इसीलिए सरकार को अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स लेने हैं तो उसमें एफिशिएंसी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, तभी मतलब देखो फायदा है, नहीं तो अगर अमीर लोग नाराज हो गए, मुकेश अंबानी जी नाराज हो गए तो बताओ फिर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, है ना। तो जो सरकार को पैसा आ रहा है वो नहीं मिल पाएगा उतना, टैक्सेस कमाएंगे और फिर गरीब को कैसे फिर सरकार दे पाएगी। तो मतलब बहुत ही क्रूशल चीज़ हो गई है सरकार के लिए कि बैलेंस करके करना है काम। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स जो है उसको बिल्कुल मिनिमल एफिशिएंसी कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब कि एफिशिएंसी कॉस्ट का मतलब है यही कि अमीर लोग नाराज हो गए तो अमीर लोग नाराज नहीं होने चाहिए, वो मिनिमम रहने चाहिए, तभी फिर सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर पाएगी। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब कह देते हैं एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, ठीक है। तो समझ आ गया पूरा खेल। तो ये जो पूरा फंक्शन था ये बेसिकली था आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्लियर हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन की पूरी सारी कहानी देख लो। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मतलब तो यही है जो ये बना हुआ है, अमीरों से पैसा लेना है और गरीबों के बीच में बांटना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अमीर को कह देते हैं एफिशिएंसी और गरीब को कह देंगे इक्विटी। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी लड़ाई है एफिशिएंसी की और इक्विटी की। तो ज़्यादा इक्विटी करेंगे तो फिर एफिशिएंसी मतलब अमीर लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है सरकार को कि जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स लें उसमें एफिशिएंसी कॉस्ट कम आनी चाहिए। तो क्लियर हो गया। चलो तो ये तो हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके बाद है जी सरकार का आखिरी फंक्शन और सबसे बड़ा फंक्शन जो आपको जड़ से हिला देगा, बताओ कौन सा। इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, है ना, यही था ना नाम, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो आप डाल लो बड़ी बड़ी हेडिंग, मेन हेडिंग स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, गंभीर बातें भी हैं और रटने वाली बातें भी हैं। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का वैसे क्या बेसिक मतलब क्या था स्टेबलाइजेशन का, बताओ क्या आपसे बताया था। हाँ, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए इकोनॉमी में, है ना। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई मान लो वो सीसॉ वाला झूला है तो वो कैसा रहना चाहिए, हाँ बैलेंस रहना चाहिए, है ना। तो एक झूला ऐसे ही बना देता हूँ आपके लिए कि भाई जो सीसा वाला झूला है वो बैलेंस रहेगा तभी स्टेबिलिटी है। अब किन चीज़ों के बीच में ये झूला बैलेंस होना चाहिए, देखो क्या कवर किया गया यहाँ पर। जैसे कुछ बातें लिख रहा हूँ, जैसे कि भाई जो आउटपुट है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, कि भाई जो हमारी क्षमता है उतना हम बना रहे हैं, तो ये भी स्टेबिलिटी है। या इसी प्रकार से स्पेंडिंग, जो देश में खर्चा हो रहा है मतलब जो डिमांड हो रही है वो हमारे टोटल आउटपुट के बराबर है, यानी सप्लाई के बराबर है ना, मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए, ये स्टेबिलिटी है। या फिर जो हमारे मजदूर हैं, लेबर फोर्स है, वो सारे एम्प्लॉयड होने चाहिए, ये भी स्टेबिलिटी है ना, ये भी एक तरह से स्टेबिलिटी है। या इन्फ्लेशन जो है वो लो रहना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए, ये भी स्टेबिलिटी है, मतलब महंगाई ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हो जाए बहुत कम हो जाए। तो यहाँ पर मतलब ये पॉइंट्स हैं, लिख लो, ये आपको लिखने भी हैं कि भाई ये सब बातों को स्टेबिलिटी कह रहे हैं, ये सब बातों को स्टेबिलिटी कह रहे हैं कि आउटपुट और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बराबर है, या हमारा खर्चा हमारे आउटपुट के बराबर है, मतलब डिमांड सप्लाई बराबर है, लेबर हमारी फुल्ली एम्प्लॉयड है, या इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल है, ये सब स्टेबिलिटी दिखा रहा है। कोई भी कम ज़्यादा होगा तो झूला हिल जाएगा, झूला इधर ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। डिमांड ज़्यादा हो गई या सप्लाई कम हो गई, या सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड कम हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो ये झूले की स्टेबिलिटी खराब करेंगे। तो झूला स्टेबल रहना चाहिए। तो इसके नीचे लिखते हैं जी पहली बंदी, कीन्स बिलीव्ड दैट इकोनॉमी does not automatically generate full employment। भाई कीन्स ने क्या बिलीव करा था, कीन्स का क्या मानना था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, बताओ क्या नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो कीन्स बिलीव्ड दैट इकोनॉमी डज नॉट ऑटोमेटिकली जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कीन्स का मानना था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप नहीं आ जाता। देयरफॉर
गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन, इसीलिए सरकार को दखल अंदाजी करनी पड़ती है, और इसीलिए आपका चैप्टर बन गया। Therefore गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरफेयर। तो कीन्स का मानना था कि भाई सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा तभी स्टेबिलिटी आएगी, अपने आप नहीं आएगी, है ना। तो ये कीन्स ने कहा था कि भाई सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा तभी स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तो अपने आप नहीं आता फुल एम्प्लॉयमेंट या स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। तो अब देखो सरकार स्टेबिलिटी के लिए क्या करती है बताओ। फॉर स्टेबिलिटी 2 हथकंडे क्या हैं बताओ तक्ष बाबू? नहीं, मेजर वाले बताओ देश में। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, राइट। हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट तो सरकार कर ही सकती है, पॉलिसी तो है ना स्टेबिलिटी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई के थ्रू, और फिस्कल पॉलिसी सरकार की डायरेक्ट। हाँ, तो स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी के ब्रैकेट में लिख सकते हो अपने समझने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी हो गई? जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से रिलेट करती है ना, आपने पढ़ाई होगा शायद 12th में। आरबीआई रेपो रेट कम ज़्यादा करती है या बैंक रेट कम ज़्यादा करती है ना, मनी सप्लाई बढ़ाने घटाने के लिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सब भी पढ़ेंगे हम। और इसी तरह फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट जो मतलब अपने खर्चे करती है ना, जो सब्सिडीज़ वगैरह देती है, जो हमने सुना अभी थोड़ी देर पहले, या गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू होते हैं, टैक्स लेती है आपसे, तो ये सब चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में आती हैं, जिसमें सरकार डायरेक्टली आपसे मतलब टैक्स ले रही है या सब्सिडीज़ दे रही है, तो इसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए सरकार के पास ये सब हथकंडे हैं, स्टेबिलिटी के लिए सरकार के पास ये सब हथकंडे हैं। फिर उसके बाद अगली बिंदी, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम है स्टैगफ्लेशन। बहुत से देशों में या खासकर हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम है, इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, स्टैगफ्लेशन। तो ये किस चिड़िया का नाम है बताओ? तुम्हें कैसे पता? वेरी गुड। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है स्टैगनेशन और साथ में महंगाई भी है यानी इन्फ्लेशन, तो उसको स्टैगफ्लेशन बोल देते हैं। और स्टैगनेशन का मतलब पता है क्या है? स्टैगनेशन का मतलब रुका हुआ होना, है ना, रुका हुआ होना, यानी कि इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे देश में मतलब बेरोजगारी भी है और साथ में महंगाई भी बढ़ रही है, तो ये खतरनाक स्थिति होती है, जिसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कि मतलब महंगाई भी बढ़ रही है, दाम तो बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी भी है साथ साथ। तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि इसमें स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं टुगेदर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है स्टैगफ्लेशन। तो इसीलिए तो सरकार के ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना स्टेबिलिटी। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, तो सरकार को स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। अगली बिंदी लिखते हैं, देखो और बातें। स्टेबलाइजेशन इशू ऑल्सो बिकम मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये स्टेबलाइजेशन की दिक्कत और ज़्यादा कठिन या और ज़्यादा जटिल क्यों हो जाती है? स्टेबलाइजेशन इशू ऑल्सो बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, तो बताओ क्यों हो जाती है दक्ष भाई? मतलब हमारे देश में बताओ क्यों नहीं स्टेबिलिटी है, या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी और ज़्यादा मुश्किल क्यों है? तो लिखो ड्यू टू, बड़ा बड़ा लिखना है, कॉन्टेजियन, CONTAGION, कॉन्टेजियन इफेक्ट। सर ये कौन सी चिड़िया आ गई? नहीं, कॉन्टेजियन इफेक्ट, तो ये याद रखना, आपको MCQ में क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टेबलाइजेशन इशू जो है वो और ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉन्टेजियन इफेक्ट होता है। अब ये अंग्रेजी के एक शब्द से निकला है कॉन्टेजियन इफेक्ट, अंग्रेजी का वो शब्द है कॉन्टेजियस। तो सर हमें तो कॉन्टेजियस का भी मतलब नहीं पता। तो कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक तरह से जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक फैलने वाली चीज़ को कॉन्टेजियस कहते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी बीमारी बताओ जो एक से दूसरे से आसानी से फैल जाती है, एयरबॉर्न डिजीजेस कोई मान लो, है ना, तो उसको कॉन्टेजियस कहते हैं। तो वहीं से शब्द बन गया कॉन्टेजियन इफेक्ट। तो इसमें होता क्या है, लिखो ब्रैकेट में, फिर आपको समझ आ जाएगा। दैट इज इंक्रीज्ड इंटरनेशनल interdependence, increased international interdependence and financial integration causes forces of instability, तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि भाई देखो हमारी बहुत सी निर्भरता किस पर है? विदेशों पर। हमारी बहुत सी निर्भरता किस पर है? विदेशों पर। तो जब भी आपकी इंटरडिपेंडेंस विदेशों पे होगी और जितना ज़्यादा होगी उतना ही आपके देश में इनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि आपने अगर मान लो विदेशों से पैसा बोरो कर रखा है तो फिर क्या आप स्टेबल रह सकते हो? आप ऐसे सोचो कि आपके भगवान न करे घर में कोई इनकम तो है नहीं और आपने सारा पैसा पड़ोसियों से उधार मांग रखा है, तो क्या आपके घर में स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं, क्योंकि पड़ोसी जब चाहे पैसे मांग ले, जब चाहे तंग कर दे, जब चाहे इंटरेस्ट ज़्यादा मांग ले रहा है ना। तो यही मतलब है कि स्टेबलाइजेशन इशू और ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है। तो जिन देशों में इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा है या फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर इनस्टेबिलिटी भी फिर और ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मतलब ये सरकार का इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेबिलिटी का ध्यान रखना, है ना। अगली बिंदी, स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विथ डैश डाल के। तो इस फंक्शन में सरकार किस पर कंसर्न रहती है? भाई स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न विद, तो इसमें वही बातें लिखी जो ऊपर झूले में लिखी थी, इज कंसर्न विद लेबर एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि भाई हमारे मजदूर एम्प्लॉयड रहें, कैपिटल यूटिलाइजेशन, कि हम अपने कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज करें, कॉमा, ओवरऑल आउटपुट, प्रोडक्शन सही चले, जनरल प्राइस लेवल यानी महंगाई सही चले, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट,
हमें अगर कोई विदेशी पेमेंट्स करनी है वो भी स्टेबल रहे, एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक सही रेट से हो। ये सब चीज़ें स्टेबिलिटी का ही पार्ट है। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो है इज कंसर्न विद ये सब चीज़ें, ये सब स्टेबिलिटी का ही पार्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो लेबर एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इसके नीचे हमें आईसीआई ने एक लेटेस्ट सिनेरियो दिया है जिसमें स्टेबलाइजेशन फंक्शन आपको वाकई में जीता जाता आंखों से नजर अभी आएगा। तो लिखो अगले बिंदी में कोविड सिनेरियो। तो एक बार अपने मन में मतलब आंखें बंद करके वो काला दौर याद करो जब आप घरों में बंद थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे तब आप, है ना? कोविड सिनेरियो, तो बताओ उस समय क्या थे, इकोनॉमिकली हालात क्या थे? सोचो, क्या उस समय डिमांड थी देश में चीज़ों की? क्या आप उस समय ये सोच रहे थे कि चलो मोटरसाइकिल खरीदेंगे, या घर वाले उस समय सोचते थे कि चलो भाई घर के लिए गाड़ी खरीदनी है, पेंट करवा दें घर में, पुताई करवाएंगे? क्या ये सब कुछ डिमांड थी? मतलब नहीं थी ना, ये सब बेसिक नेसेसिटीज चाहिए थी। तो कोविड सिनेरियो में डिमांड बिल्कुल लो थी, है ना? दाम भी बिल्कुल घट गए। उस समय कोई घर खरीदना अगर आप चाहते तो बड़ा सस्ता मिल जाता। उस समय अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती तो आपको सस्ते दामों पर मिल जाती। अगर वही प्रॉपर्टी आप आज देखोगे रेट तो कम से कम दुगने तो हो ही गए होंगे, है ना? ये शेयर बाजार में अगर शेयर भी खरीदने थे उस समय तो, और आज कंपेयर करोगे तो 3 गुना ज़्यादा होगा, है ना? या 2 गुना ज़्यादा होगा। तो उस समय डिमांड ही बहुत कम थी कोविड के सिनेरियो में, राइट? तो अब देखो, तो हम कोविड सिनेरियो को मन में सोचते हैं कि भाई डिमांड इतनी कम थी तो हमने 2 मेजर्स पढ़े थे ना, मॉनेटरी मतलब पॉलिसी, तो लिख लो आप 2 एरो बना लो, और एक फिस्कल पॉलिसी। तो आप पहले आप ही बताओ, फिर मैं लिखवाता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी में आप बताओ कि क्या करा गया होगा उस दौरान, क्या करा होगा आरबीआई ने? मतलब रेट्स जो है या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए होंगे या कम करे होंगे? कम करे होंगे, लॉजिकल है ना? और ये हुआ भी था फैक्ट। आप उस समय के इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ उठाओगे, है ना? तो रेपो रेट, फेडरल बैंक ने, सभी बैंकों ने, सेंट्रल बैंकों ने क्या करे थे, रेट्स कम कर दिए ताकि लोग कम से कम रेट के लालच में कुछ तो पैसा बोरो करें और मतलब धीरे धीरे डिमांड बढ़े इकोनॉमी। तो ये लिखना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मतलब लिख लेते हैं क्या हुआ था उस कोविड काल के दौरान, इंटरेस्ट रेट्स कट डाउन। तो सेंट्रल बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया था कि भैया कम कर दो, तभी तो लोग कुछ डिमांड करेंगे जब इनके पास मतलब थोड़ा पैसा आएगा, है ना? इंटरेस्ट रेट कट डाउन के ब्रैकेट में लिख लो कि इसका मतलब है कि इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, है ना? वो भी लिख लो। तो ये एक स्टेबलाइजेशन मेजर ही तो है ना? ये स्टेबिलिटी लाने के लिए तो सरकार ने, आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने करा। अब ऐसी फिस्कल पॉलिसी भी बताओ सरकार ने क्या करा होगा उस समय? हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए होंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। सरकार ने उसमें बहुत सब्सिडियाँ दी, 3-3 महीनों के लोगों के ब्याज माफ करे, बहुत सारी ऐसे सरकार ने अपनी तरफ से खर्चे करे, है ना? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है ना, ज़्यादा सब्सिडीज देती है, ये ज़्यादा असिस्टेंस देती है, तो एक तरह से इससे भी मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना? तो आपको ये कोविड का सिनेरियो यही समझाने के लिए दिया गया है कि भाई देखो ये स्टेबलाइजेशन ही मेजर ही तो है कि उस समय इतने बुरे हाल थे तो सरकार ने ये सब चीज़ें करी हैं प्रैक्टिकली, ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं। बाकी इसमें फिस्कल पॉलिसी में एक स्टार पॉइंट डाल के लिख लो, बताओ इस पॉलिसी को क्या कहते हैं जो सरकार ने कोविड टाइम पर फॉलो करी? दिस इज, ये आपसे पूछ सकता है, इस पॉलिसी को क्या कहेंगे दक्ष भाई, बताओ। हाँ, जो गवर्नमेंट ने उस समय फॉलो करी ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए, इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी इसलिए क्योंकि सरकार का मोटिव क्या था, मनी सप्लाई एक्सपैंड करना, ज़्यादा करना, तो इसीलिए इसका नाम होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये भी सरकार का मोटिव था कि लोगों के पास पैसा बढ़ जाए, मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बाकी दूसरा ऐसी बता दो ओरली, या लिख भी देता हूँ चलो, कि अगर मान लो सरकार उल्टी पॉलिसी फॉलो करती है भाई टू कंट्रोल मान लो इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगी? मतलब यानी कि मान लो मनी सप्लाई कम करना है सरकार को अगर, तो सरकार कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगी? बताओ कौन सी करेगी, बोलो शब्द। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, यानी कि सरकार का उद्देश्य होगा कॉन्ट्रैक्शन करने का, पैसा कम करने का, है ना? तो इसलिए नाम पड़ गया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, है ना? तो ये सब आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा, बट समझ आ रहा है? तो पैसा बढ़ाने की पॉलिसी को नाम दे दिया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और पैसा कम करने की पॉलिसी को नाम दे दिया गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अगर सरकार को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, पैसा कंट्रोल करना है, तो फिर वो नाम हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसके बाद अगली बिंदी, अगली बिंदी में दोबारा से उस आदमी का नाम बनाना है जिसने आपका कोर्स बढ़ा दिया, रिचर्ड भाई। याद है रिचर्ड भाई कौन है? वही जो शुरू में लिखवाया था, उसी ने यही सब, जिसने किताब लिखी थी 1959 में, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो रिचर्ड इंट्रोड्यूस्ड, रिचर्ड ने एक टर्म निकाला, रिचर्ड इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म, तो टर्म का नाम लिखो बड़ा बड़ा, फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये हाईलाइट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये खुद ही बन गया कि रिचर्ड ने क्या इंट्रोड्यूस करा। तो रिचर्ड ने फिस्कल फेडरलिज्म टर्म इंट्रोड्यूस करा, या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भैया फिस्कल फेडरलिज्म किसने इंट्रोड्यूस करा? तो रिचर्ड ने करा। लेकिन अच्छा पूछता है सर ये है क्या फिस्कल फेडरलिज्म, व्हाट इज दिस? ये तो सुन के डरावना लग रहा है, फिस्कल फेडरलिज्म। तो लिख लो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है कि ये क्या होता है। इसका मतलब है डिवीजन ऑफ
इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलाइन कर लेना। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है, रिचर्ड भाई ने बताया कि भाई जो भी फंक्शंस होते हैं इकोनॉमी के या जो भी रिसोर्स होते हैं इकोनॉमी में, वो बताओ क्या सारे केंद्र सरकार के पास ही हैं? नहीं ना, कुछ जिम्मेदारियां या कुछ रिसोर्सेज किसके पास भी हैं? राज्य के पास, है ना। तो बस इसी को फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब ये है कि रिचर्ड ने बस यही बताया कि भैया देखो सब कुछ ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, तो लिख लेते हैं दो बाइफर्केशन करके, सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। तो इसको नाम दे दिया डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब सिंपल सा ये है कि रिचर्ड भाई ने कहा कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं इकोनॉमी के, वो भाई सभी गवर्नमेंट्स के पास होंगे, हर लेयर ऑफ गवर्नमेंट के पास होंगे, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। और जो अगली बात उन्होंने बताई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताओ रिचर्ड ने कितने फंक्शंस बताए आपको? वेरी गुड, 3। तो रिचर्ड ने ये भी बताया कि 2 फंक्शंस केंद्र के पास होने चाहिए और 1 फंक्शन राज्य के पास होना चाहिए। तो आपको तुक्का मारना है कि कौन से 2 केंद्र के पास होने चाहिए रिचर्ड के हिसाब से और कौन सा राज्य के पास होना चाहिए। तो पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास होना चाहिए? सेंट्रल, है ना। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल के पास होना चाहिए, तो लिख लो। फिर जो आप ये अभी वाला पढ़ रहे हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला, ये भी सेंट्रल के पास होना चाहिए ना, क्योंकि स्टेबिलिटी ओवरऑल ही नियंत्रित करी जाएगी। ये स्टेबलाइजेशन लिख लो, है ना। तो बस अब तो सिंपल हो गया। तो राज्य के पास कौन सा होना चाहिए? एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, पहला फंक्शन जो आपने लास्ट लेक्चर में वैसे पढ़ा था, वो हर राज्य के पास होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा समझ आएगी कि कौन सा रिसोर्स कहाँ लगाएं, है ना। क्योंकि वो अपने अपने राज्य को देख रहे हैं, भाई मुझे पता है ना इस क्लास में क्या करना है, जो दूर बैठा है उसको तो नहीं पता। तो ये मतलब रिचर्ड ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 2 फंक्शन लेने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को वही फंक्शन परफॉर्म कर लेना चाहिए। चलो अब इसके बाद कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, लेकिन खूब सारे हैं, वो भी सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें लिखनी है। तो लिखते हैं स्टार डाल के। पहला स्टार है इन इंडिया आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन इंडिया आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the powers of the union and the state by classifying their powers into 3 lists। तो 246वां आर्टिकल है हमारे संविधान का, ठीक है सर, घर जाके आज हम पढ़ेंगे सब पक्का। तो 246वां आर्टिकल जो है हमारे संविधान का यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने जो पावर्स दे रखी हैं वो यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो गया, है ना। वो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में 3 अलग अलग लिस्ट के हिसाब से क्लासीफाई कर रखी है ना। तो उनके नाम बस आपको लिखने, एमसीक्यू में आपसे नाम पूछ लेता है, हालांकि वो लिस्ट क्या है, उसमें किसको पावर दी गई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए कि भाई क्या है, लेकिन 3 लिस्ट्स हैं। एक है यूनियन लिस्ट, तो इसमें जो पावर्स हैं वो एक तरह से किसके पास है? यूनियन पार्लियामेंट के पास, है ना, एक तरह से। दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट, तो इसमें स्टेट लिस्ट में पावर किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलियों के पास, है ना। मतलब सिंपल भाषा में यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र के पास, स्टेट लिस्ट मतलब राज्य के पास, स्टेट के पास। और तीसरी लेकिन होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? दोनों के पास, हाँ दोनों के पास होता है इसमें, यानी कि इसमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों के पास ही पावर रहती है। तो इसमें लेकिन फिर हो सकता है एक पॉइंट हो सकता है, तो इसी के नीचे आप स्टार डाल के, छोटा स्टार डाल के लिखना, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशन। मान लो किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है इन कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि दोनों के पास शक्तियाँ हैं और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो भाई केंद्र सरकार कुछ कह रही है, राज्य सरकार कुछ कह रही है, केंद्र की शक्तियाँ कुछ चाह रही हैं, राज्य की शक्तियाँ कुछ चाह रही है। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट, तो बताओ किसकी बात माने हम? तो ये तुम्हें कैसे पता? द लॉ पास्ड बाय सेंटर प्रिवेल्स। तो फिर केंद्र की मानी जाएगी। तो ये आपको वैसे सिविक्स में बचपन में भी पढ़ाया था और कॉमन सेंस भी है। तो फिर केंद्र ने जो लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल 246 की कुछ बातें हैं। इसी तरह अगला सितारा, अगले सितारे की हेडिंग है टैक्सेस। टैक्सेस के अंदर भी आप ये बातें देखते हैं। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस के अंदर भी ये सब बातें कवर हैं, जैसे कि टैक्सेस बताओ कौन कौन कलेक्ट कर रहा है? केंद्र सरकार भी, है ना, और राज्य भी। तो टैक्सेस में भी आप 2 बाइफिकेशन कर लेना, एक बाय सेंटर और बाय स्टेट। तो सेंटर कौन से टैक्सेस ले रही है, कुछ है आइडिया? बताओ। इनकम टैक्स, है ना, आप पर जो टैक्स लगा, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों पर जो टैक्स लगा, या फिर वेल्थ टैक्स, ये भी मतलब इनकम टैक्स की ही तरह, या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, या फिर एसटीटी। एसटीटी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और बताओ और कौन सा? कस्टम्स। और कौन सा?
CGST, IGST का तो कुछ हिस्सा। तो ये वो है जो केंद्र सरकार कलेक्ट कर रही है, तो लिख लो। और राज्य स्टेट कौन से कलेक्ट करते हैं? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, इफ एनी अगर है तो, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिजली पर, या टोल टैक्स एटसेट्रा। तो मतलब ये इस तरह से एग्जाम्पल है कि भाई आपको ये दिखाएगा कि देखो टैक्सेस भी इसी तरह से हैं डिवाइडेड कि कुछ केंद्र रखती है, कुछ राज्य अपने रखते हैं। तो ये फिस्कल फेडरलिज्म के उदाहरण है। ये सब बातें फिस्कल फेडरलिज्म दर्शा रही हैं कि भाई शक्तियां दोनों के पास हैं, सरकार के दोनों लेयर्स के पास शक्तियां हैं, है ना? तो लिख लो। चलो ठीक है, तो समझ आया खेल कितना? चलो तो ऐसा करते हैं, अभी इतना ही करते हैं क्योंकि मेरे समय कम बचेगा, तो आगे की बातें भी हैं बची की थोड़ी सी और वो कर लेंगे आगे, लेकिन जितना लिखा उतना समझ आ गया। स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर बेसिकली ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, तो बस अभी इतना करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आगे और कर लेंगे।